हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +2 की राजनीतिक विज्ञान के अंदर टॉपिक कर रहे थे व्यवस्थापिका, संसद, और उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे संबंधित जो हम पढ़ रहे थे संसद के कार्य, जो व्यवस्थापिका कार्य क्या होता है, उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट जो कार्य चल रहा था वो चल रहा था कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना, देखो व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कानून का निर्माण करना। ये हमारे व्यवस्था चलाने के लिए, शासन तंत्र को चलाने के लिए देश की आवश्यकता के अनुसार, जनता की आवश्यकता के अनुसार कानून का निर्माण करती है। उसके अंदर हमने साधारण कानून को कंप्लीट किया था। ये साधारण कानून होता है, उसको किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया को हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो किस प्रकार कानून का निर्माण किया जाता है, इसको मैं थोड़ा जल्दी रिपीट कर देता हूँ। 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। इन दोनों में पास होता है 3 चरणों में। इसके अंदर भी 3 चरणों में पास होता है, और 3 चरणों में पास होने के बाद ये किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। फिर उसको राष्ट्रपति साइन करता है आर्टिकल 111 के तहत। क्योंकि सरकार, देखो इसको 111 को आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है संसदें कितने होते हैं? 3। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, पहले सदन में कोई प्रस्ताव पास हुआ, फिर दूसरे सदन में पास हुआ, लास्ट राष्ट्रपति के पास जा रहा है तीसरे नंबर पर। इसका मतलब आर्टिकल 30 जो आपका 111 है वो राष्ट्रपति के साइन से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति के परमिशन ली जाती है लास्ट के अंदर। और मैं आपको बता देता हूँ, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे, हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक कोई भी प्रस्ताव या जो विधेयक है वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो हमारा था साधारण कानून से संबंधित। जो साधारण कानून होता है वो कैसे निर्माण किया जाता है। आगे हमारा है धन विधेयक। आगे नेक्स्ट हमारा क्या है? धन विधेयक। देखो हमने साधारण कानून का तो निर्माण किया, अब धन विधेयक का कैसे निर्माण किया जाता है इसके बारे में हम कुछ पॉइंटों के साथ इसको पढ़ेंगे हम। देखो धन विधेयक के अंदर मैंने आपको एक बात ये बताई थी भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मैंने आपको बताया था लोकसभा का अध्यक्ष। एक तो आपको ये ध्यान रखना, ये लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये शक्ति होती है, पावर होती है, अधिकार होता है भाई वो डिसाइड करता है भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय करने वाले का जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि धन विधेयक है तो वो धन विधेयक के अकॉर्डिंग बनेगा, अगर उसने कह दिया धन विधेयक नहीं है तो वो साधारण विधेयक के अकॉर्डिंग बनेगा। तो साधारण विधेयक बनाने में और धन विधेयक बनाने में दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। तो कैसे अंतर है उसको पढ़ रहे हैं हम। तो देखो सबसे पहले हमने किया अभी धन विधेयक के बारे में पढ़ना है हमें। तो पहली प्रक्रिया तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं पहले इसको पॉइंटों में लिख देता हूँ। दूसरा, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा बात, जो धन विधेयक होता है, जो धन विधेयक होता है वह राष्ट्रपति की परमिशन से, राष्ट्रपति के परामर्श कह सकते हो, पूरा परमिशन होती है से लोकसभा में पेश किया जाता है। देखो इसके साथ साथ मैं आपको साधारण विधेयक का बताता हूँ। देखो साधारण विधेयक में हमने क्या पढ़ा था, तो इसको लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। याद है ना, हमने पिछली वीडियो में किया था। साधारण विधेयक को लोकसभा में पहले पेश किया जा सकता है या राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, दोनों में कहीं भी पेश किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में कहाँ पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। ये ध्यान रखना बात आप, क्योंकि धन विधेयक में जो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली है वो लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है। ठीक है, ज्यादा जो पावर दी गई है ना धन विधेयक में अंदर वो लोकसभा को दी गई है। पहले तो ये इसको धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दूसरी बात, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। और जो पेश करते हैं उससे पहले राष्ट्रपति की परमिशन होती है, फिर राष्ट्रपति की परमिशन के द्वारा उसको क्या किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। इससे संबंधित अगर मैं तीसरी बात इसमें लिखूं तो ध्यान रखना, तो धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक ये सिर्फ सरकारी विधेयक होता है। सरकारी, इसका मतलब कोई मंत्री ही पेश कर सकता है इसको, जैसे हमारा जो वित्त मंत्री है। हमने साधारण विधेयक में क्या पढ़ा, एक तो ये दोनों में कहीं भी पेश किया जा सकता है, दूसरा
ये सरकारी भी होता है और गैर सरकारी भी होता है, पढ़ा था ना। सरकारी जब कोई मंत्री पेश करे उसको, गैर सरकारी जब कोई अन्य सदस्य इसको पेश करे। लेकिन धन विधेयक में सिर्फ और सिर्फ मंत्री पेश कर सकते हैं, अन्य सदस्य पेश नहीं कर सकते। इसका मतलब धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ सरकारी होता है, उसका नेचर जो प्रकृति होती है वो सरकारी होती है, यानी सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है, अन्य सदस्य है जो हमारे लोकसभा के वो इसको पेश नहीं कर सकते। देखो इसके साथ साथ ये करते जाना, धन विधेयक में अंदर लोकसभा राज्यसभा कहीं भी पेश कर सकते हैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के होते हैं ये। लेकिन धन विधेयक में अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है स्टार्टिंग में, ठीक है। राष्ट्रपति परमिशन की आवश्यकता होती है, यहाँ आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद धन विधेयक सिर्फ सरकारी विधेयक होता है, सरकारी बिल होता है, यानी इसको गैर सरकारी बिल नहीं होता ये। इसका मतलब सिर्फ मंत्री पेश कर सकते हैं, अन्य सदस्य इसको पेश नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इससे संबंधित मैं अगर बात कहूँ आपको, 3 पॉइंट हो गए। चौथा आपको ये कहूँ मैं, तो राज्यसभा है, राज्यसभा उसके पास धन विधेयक से संबंधित चौदह दिन की शक्ति होती है, सिर्फ ध्यान रखना, यानी अर्थात वो विधेयक को 14 दिन देरी कर सकता है, विधेयक में 14 दिन की देरी कर सकता है। ये कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अपने एक तो बात ये पड़ी, सिर्फ लोकसभा में पेश होता है ये स्टार्टिंग में, जैसे ये लोकसभा में पेश हुआ और लोकसभा में जब ये पास हो जाएगा, लोकसभा में पास होने के बाद कहाँ जाएगा ये, राज्यसभा में। ये राज्यसभा में जब जाएगा ना, तो राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक उसके ऊपर विचार कर सकती है। या तो वो 14 दिन के अंदर अंदर इसको वापस भेज दे संशोधन के साथ, इसके अंदर कुछ संशोधन होना चाहिए, या इसको वो पास कर दे, या ये कहे भी वो न तो वापस भेजे और न उसको पास करे। तो ऐसी स्थिति में 14 दिन बाद वो अपने आप ही पास माना जाता है, माना जाता है। इसका मतलब राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है, राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ वो विधेयक को 14 दिन देरी कर सकती है, इतनी शक्ति है उसके पास। फिर वो या तो इसके पास आते इसको पास कर दे, या वो संशोधन के तहत वापस भेज दे, या वो कुछ भी न करे, मान लो न तो वो साइन करे, न तो वो उसको पास करे, न उसको वापस भेजे। तो ऐसी स्थिति में उसको 14 दिन के अंदर अंदर अगर वो नहीं करती है ये दोनों स्थितियां, तो 14 दिन में वो अपने आप ही पास माना जाएगा, चाहे वो पास करे या न करे, अपने आप ही पास माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको पूछे धन विधेयक पर राज्यसभा के पास शक्ति है, आप कहोगे सिर्फ 14 दिन की देरी करने की शक्ति है, ये ध्यान रखना आप। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि धन विधेयक में राज्यसभा के पास शक्ति है या कौन सा पावर है, क्या अधिकार है, तो सिर्फ वो सिर्फ 14 दिन की देर करने की शक्ति है, उसके अलावा कोई शक्ति नहीं। न तो वो इस विधेयक में परिवर्तन कर सकती, न इसको साइन करने के लिए मना कर सकती है, यानी किसी प्रकार इस विधेयक को रोक नहीं सकती। अगर रोकती है तो सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद अगर वो साइन न भी करे ना, वहां से पास न हो, तो ही वो पास माना जाएगा, अपने आप ही, अपने आप ही वो क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा, यानी तीसरी प्रक्रिया वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप बता सकते हो धन विधेयक में शक्तिशाली कौन हुआ, धन विधेयक में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ, लोकसभा, क्योंकि ये लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा में ये पास होता है, राज्यसभा में तो नाम मात्र की शक्ति है, सिर्फ 14 दिन की देरी करती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती वो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके 5 नंबर पॉइंट की। देखो यहां से वो पास हो गया, उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति भी इस पर क्या करता है, हस्ताक्षर कर देता है। यानी इसको देखो हमने क्या पढ़ा था, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति एक बार वापस भेज सकता है, एक बार वापस भेज सकता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, साइन हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, पास करना पड़ता है। इसको वापस नहीं भेज सकता या इसको रोक नहीं सकता वो, उसको क्या करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करें, एक पॉइंट की और कर लेते हैं साथ में बात, यदि हम कहीं भी लोकसभा राज्यसभा में किसी प्रकार का झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए इस विधेयक पर, इस पर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य कोई वाद हो जाए या वाद विवाद हो जाए, कोई ऐसा कोई मतलब झगड़ा हो जाए, एक तो कहता है इसमें परिवर्तन करो, राज्यसभा कहती है इसमें परिवर्तन करो, लोकसभा कहती है मैं नहीं करती परिवर्तन, यानी किसी न किसी बात में कोई वाद विवाद हो जाए। तो देखो हमने क्या पढ़ा था,
हमने पढ़ा था साधारण विधेयक में अगर वाद विवाद होता है तो एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, पढ़ा था ना, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा 108 के तहत। आर्टिकल 108 के तहत क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लोकसभा राज्यसभा को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, धन विधेयक में अगर वाद विवाद होता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, बैठक नहीं बुलाई जाती, ये बात ध्यान रखना आप। यानी संयुक्त बैठक सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक में बुलाई जा सकती है, धन विधेयक में संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो शक्तिशाली होता है वो टोटल कौन होती है, लोकसभा होती है। तो देखो धन विधेयक से संबंधित कुछ पॉइंट देख लो आप, बिल्कुल सिंपल है। पहला, कोई विधेयक धन विधेयक यानी इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। दूसरा, धन विधेयक होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, और राष्ट्रपति की पूरा परमिशन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। उसके बाद तीसरा क्या पढ़ोगे, धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है, सिर्फ गैर सरकारी विधेयक नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको मंत्री पेश कर सकता है, अन्य सदस्य जो गैर सदस्य है वो पेश नहीं कर सकते। चौथा, राज्यसभा के पास धन विधेयक से संबंधित जो शक्ति है वो सिर्फ 14 दिन की शक्ति है, इसके अलावा कोई शक्ति नहीं है। वो 14 दिन की देरी कर सकती है, 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा साइन नहीं करती तो भी उसको पास माना जाता है, ठीक है। अगर राज्यसभा नहीं चाहती ना मैं साइन नहीं करूंगी या मैं पास नहीं करूंगी इसको, तो भी इसको पास माना जाता है। पांचवा, राष्ट्रपति इस पर क्या कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि राष्ट्रपति के परमिशन से तो उसको पेश किया गया है। मान लेते हैं आपके परमिशन से कोई विधेयक पेश किया गया और आपके पास साइन करने आते तो आप साइन नहीं करोगे क्या, क्योंकि तो आपने तो शुरुआत की है, आपने तो उसकी परमिशन दी है, तो आपके तो साइन हो ही जाएंगे। इसी कारण इसके ऊपर राष्ट्रपति क्या कर देता है, साइन कर देता है, क्योंकि राष्ट्रपति के परमिशन से ही तो क्या हुआ है, इसको पेश किया गया है। और छठा, आप कह सकते हो धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। संयुक्त बैठक सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक में बुलाई जाती है जब लोकसभा राज्यसभा में कोई विवाद हो जाए, ठीक है। ये धन विधेयक है। अब इसको हम तीनों के बराबर करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखनी है भाई, धन विधेयक सिर्फ इतना ही है। और इसके आधार पर आप संयुक्त, अगर आज आपको साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर बताओ तो आप यही बताओगे, देखो निर्णय ये तो सिर्फ धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक क्या होता है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किए जा सकते हैं। धन विधेयक सरकारी होता है, साधारण विधेयक सरकारी भी होता है, गैर सरकारी भी होता है। राज्यसभा के पास शक्ति 14 दिन की है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा की शक्ति 6 माह के लगभग होती है, 6 माह के बराबर चली जाती है। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति साइन करता है, उसमें राष्ट्रपति साइन नहीं भी करता उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है साधारण विधेयक में। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब आपको धन विधेयक और साधारण विधेयक का अंतर पता चल गया ना, ठीक है। अब हम करते हैं धन विधेयक को कंप्लीट, बनता कैसे है ये तो है धन विधेयक से संबंधित कुछ बातें। अब हमें क्या बनाना है, धन विधेयक को बनाना है। धन विधेयक को यहाँ होगी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्योंकि संसद के 3 ही तो अंग होते हैं ना, और तीनों के पास होने के बाद ही तो कोई विधेयक बनता है, चाहे वो साधारण विधेयक है या धन विधेयक है। अब इसके बारे में बता देता हूँ। धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 109 में दी गई है, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है। तो धन विधेयक कैसे बनेगा, धन विधेयक कैसे बनेगा, उसकी पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस की जो बात कही गई है वो आर्टिकल 109 में कही गई है, यानी अनुच्छेद 109 में इसकी बात कही गई है कि धन विधेयक बनाने की प्रक्रिया क्या है, पहले कहाँ पेश होगा, कौन पेश करेगा, ठीक है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी, धन विधेयक से संबंधित जो परिभाषा है वो आर्टिकल 110 में लिखी गई है। तो धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है, परिभाषा वो आर्टिकल 100, धन विधेयक की परिभाषा और धन विधेयक की प्रक्रिया। अब आपको 2 बातें यहाँ तो आर्टिकल ध्यान रखने हैं। एक तो धन विधेयक की जो प्रक्रिया यानी पूरी प्रोसेस दी गई है, अभी धन विधेयक बनता कैसे है, वो तो है आर्टिकल 109 में, यानी अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस को समझाया गया है। लेकिन हम बात करें आर्टिकल 110 की, अनुच्छेद 110 की, उसके अंदर जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, धन विधेयक हम किसे कहते हैं, उसका अर्थ बताया गया है, उसको डेफिनेशन दी गई है उसकी, कि अगर ऐसी स्थिति हो तो उसको हम धन विधेयक कह सकते हैं। तो ये 2 बातें हैं, आपको आर्टिकल 2 ही है इसके अंदर, एक तो 109 धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है, एक 110 जिसके अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अब आते हैं यहाँ पर हम
मान लो कोई धन विधेयक है, हमने सबसे पहले एक बात की, ये लोकसभा में पेश होता है। कहाँ पेश होता है? लोकसभा में। होते वो 3 चरण है, पहले पेश होता है, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है। 3 चरण पढ़े थे ना हमने संविधान विधेयक में। कोई परिवर समिति को सौंपा जाता है, उसके बाद उसके खंडवार यानी बारीकी से उसकी जांच होती है, उसके बाद उसका प्रतिवेदन लोकसभा में आता है, फिर उसके ऊपर मतदान होता है। ये टोटल प्रक्रिया चलती है। यानी सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है और राष्ट्रपति की परमिशन से, राष्ट्रपति की परमिशन से क्या हुआ, लोकसभा में पेश हो गया। लोकसभा में जब ये पास हो जाता है धन विधेयक, उसके बाद जाता है ये राज्यसभा में। राज्यसभा में जब ये पास हो जाता है और उसके पास शक्ति 14 दिन की, मैं बता चुका हूँ आपको, वो 14 दिन में मान लेते हैं। इसने क्या किया, 14 दिन से पहले इसको लोकसभा में वापिस भेज दिया। तो आप ऐसे करो, देखो राज्यसभा के पास 3 बातें हो सकती है, हमने डिटेल से करते हैं। नंबर 1, या तो वो उस पर हस्ताक्षर कर दे 14 दिन के अंदर अंदर, तो वो पास माना जाएगा, या वो उसको क्या करे, लोकसभा में वापिस भेज दे कुछ संशोधन के तहत। जब इसको ये वापिस भेजी तो ये लोकसभा पर डिपेंड करता है कि वो संशोधन करे या न करे, राज्यसभा की बात माने या न माने। क्योंकि हम पहली बात बता चुके हैं, धन विधेयक में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सदन होता है वो लोकसभा होता है। टोटल पावर होती है वो लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती। क्योंकि राज्यसभा ने मान लो कुछ कहा भी आप इसमें संशोधन करो, ये मना भी कर सकती है, जी हम नहीं करेंगे संशोधन, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, ये टोटल लोकसभा पर डिपेंड करता है। या वो क्या करे, इसको कुछ भी न करे, तो ऐसी स्थिति में 14 दिन के अंदर वो अपने आप पास माना जाएगा। मान लेते न तो उसने साइन किए, न उसको वापस भेजा, बल्कि 14 दिन तक उसने कोई प्रक्रिया नहीं दी या कोई मतलब अपना कोई भी किसी भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में 14 दिन के अंदर इसको अपने आप ही 14 दिन के बाद पास माना जाएगा। और ये किसके पास चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अब राष्ट्रपति इस पर क्या कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा, यानी इसको वापस नहीं भेजेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के परमिशन से इसको क्या किया गया, पेश किया गया है। जैसे ही राष्ट्रपति इस पर साइन कर देगा वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। बस ये प्रक्रिया है आपकी धन विधेयक की, बिल्कुल इतनी है और कुछ भी नहीं है। संविधान विधेयक की थोड़ी बड़ी प्रक्रिया थी, जटिल प्रक्रिया थी, इसके अंदर सिंपल प्रक्रिया है। सिर्फ लोकसभा पेश होती है, राज्यसभा कोई मैटर नहीं होता, सिर्फ 14 दिन की शक्ति होती है उसके पास। राष्ट्रपति इस पर क्या कर देता है, साइन कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया उसका दूसरा कार्य धन विधेयक। पहला संविधान विधेयक हमने किया, उसके बाद धन विधेयक किया। अब जो तीसरा इसका कार्य आता है वो आता है संविधान में संशोधन का कार्य। ये भी काम कौन करती है, संसद करती है, क्योंकि हम संसद के कार्य पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, संसद के कार्य। तीसरा है संविधान में संशोधन। देखो यदि आपको याद हो, जो हमने पहला लेसन शुरू किया था, स्टार्टिंग की थी हमने, उसके अंदर जो स्टार्टिंग हमने की थी इस सिलेबस की, उसके अंदर हमने स्टार्ट में किया था भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसके अंदर एक विशेषता ये भी थी कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को भी अपनाया गया है आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 के तहत हमारे क्या अपनाया गया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। और संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है। इसी कारण हम संसद के कार्य में ये बातें लिख रहे हैं। इस संविधान में मान देखो, हमारा जो तो 1947 में संविधान बना था, 1947 में जो हमारी परिस्थितियां थी वो वर्तमान में नहीं है, क्योंकि समाज में बदलाव होता रहता है, नए नए आविष्कार होते रहते हैं, नए नए बातें आती रहती है, पुराने जो कुछ बातें होती है उसको छोड़ते जाते हैं हम। तो अगर समाज परिवर्तनशील है तो हम संविधान को भी स्थिर नहीं रख सकते, संविधान में भी हमें परिस्थितियों के अनुसार उसके अंदर परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, इसी कारण ये संसद को कार्य सौंपा गया है। जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज हो रही है वैसे वैसे वो संविधान में संशोधन भी कर सकता है, यानी वो बातें संविधान में जोड़ी जा सकती है। कुछ बातें जो हमारे काम की नहीं रही वो संविधान से निकाली जा सकती है। कुछ ऐसे कानून है जो 1947 में आ सकते हैं लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो ऐसे कानूनों को खत्म किया जा सकता है। कुछ ऐसे हैं जो 1947 में नहीं चाहिए थे लेकिन अब हमें वो कानूनों की आवश्यकता है, तो उन कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, उसके लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन की जो शक्ति दी गई है वो किसको दी गई है, संसद को दी गई है। ये किसके तहत होता है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। मैंने आपको बताया था वैसे तो 3 प्रक्रिया होती है संशोधन की, लेकिन 368 में 2 ही प्रक्रिया दी गई है, 368 में 2 प्रक्रिया दी गई है। इससे पहले आपको बता देता हूँ, जो संविधान में परिवर्तन होता है, संशोधन होता है, वो 2 प्रकार से होता है। या तो बिल्कुल सरल तरीका होता है, और जो सरल तरीका अपनाया गया वो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन में संविधान में बिल्कुल सिंपल तरीके से संशोधन हो सकता है, यानी उसके अंदर कोई विशेष बहुमत की या राज्यों की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक होता है इसका कठोर तरीका,
कठोर तरीका जो अपनाया गया वो अमेरिका में अपनाया गया। कहाँ अपनाया गया? अमेरिका में। अमेरिका में अगर संविधान में संशोधन करना होता है तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा कठिन प्रक्रिया है उसकी। तब यहाँ तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से ही संशोधन कर सकते हैं वो, लेकिन यहाँ पर जब संशोधन करती है व्यवस्थापिका या संसद, वहाँ की जो संसद है वो कांग्रेस है, तो बहुत ज़्यादा उनको कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में दोनों तरीकों को अपनाया गया है। इसी कारण हमारा जो संविधान है वो सरल व कठिन संविधान है, वो सरल व कठिनता का मिश्रण है। इस चीज का हम पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। इस चीज को हम भारतीय संविधान की विशेषता में पढ़ चुके हैं, सरल व कठिन का। यहाँ पर कठोरता का, सरलता व कठोरता का मिश्रण पाया जाता है। यानी हमारा यहाँ कुछ प्रक्रिया में जो संशोधन होता है वो सरल तरीके से भी होता है, कुछ प्रक्रिया में संशोधन होता है इसमें हार्ड तरीका भी है। इसके कारण हमारे यहाँ क्या है, दोनों तरीकों को अपनाया। देखो ब्रिटेन में तो सिर्फ एक तरीका सरलता को अपनाया गया, अमेरिका में सिर्फ कठोरता को अपनाया गया, लेकिन भारत में दोनों तरीकों को अपनाया गया है। यानी कुछ बातों में तो हम बिल्कुल साधारण तरीके से भी संशोधन कर सकते हैं, कुछ बातों में अगर हमें संशोधन करना तो उसके अंदर कठिन तरीका हमारे सामने आएगा। तो कौन कौन से हैं वो पढ़ने वाले हैं हम। देखो आर्टिकल 368 में उसके अंदर दो तरीके दिए गए हैं संविधान में संशोधन के। पहला है भी कुछ मुद्दों में हम जो संशोधन करेंगे इसके अंदर विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? विशेष बहुमत। इसके अंदर क्या होता है भी कुल सदस्यों का बहुमत प्लस जो उपस्थित है मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो एक तरीका तो ये है कि कुछ मदों में, कुछ कार्यों में हम ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं, उसके अंदर एक तो जो सदस्य होते हैं कुल, उसका बहुमत चाहिए हमें। अगर उसका बहुमत नहीं मिलता तो वो संशोधन नहीं होगा, वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। साथ में बहुमत के साथ साथ हमें जो उपस्थित है वहां पर और मत देने की जो मतलब उनके पास अधिकार है, तो कुछ ऐसे भी है जिनको मत देने का अधिकार नहीं होता, सिर्फ बैठक में भाग लेते हैं, तो वो उसमें नहीं गिने जाएंगे। इसका मतलब जो मत देने के जिनके पास अधिकार है और वो उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। एक तो कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, एक मत देने वाले जो सदस्य है जो उपस्थित है उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। एक तो आपको ये प्रक्रिया है, इसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरी जो इसके अंदर प्रक्रिया है, एक तो ये विशेष बहुमत है प्लस जो आधे से अधिक राज्यों की परमिशन भी आवश्यक होती है। आधे से अधिक राज्यों की परमिशन या परामर्श भी आवश्यक है। देखो एक तो सिर्फ विशेष बहुमत चाहिए जिसके अंदर जो कुल सदस्य है उसका बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यह तो कुछ मतें तो ऐसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ को जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है खुद 368 के अंदर हमें परिवर्तन करना है, या जो हमारी अनुसूची 7 है जिसके अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें परिवर्तन करना है, यानी राज्यों की शक्तियों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए इस तरीके की आवश्यकता पड़ती है। उसके अंदर विशेष बहुमत भी चाहिए, साथ में आधे से अधिक राज्यों की परमिशन भी चाहिए हमें, आधे से अधिक राज्यों का भी उसके द्वारा भी पास किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हार्ड तरीका हो गया ना। और 368 के अलावा एक तरीका और अपनाया गया है, वो तरीका कौन सा है, जो साधारण बहुमत का है। कौन सा है? साधारण बहुमत। ये 368 में नहीं है, ध्यान रखना। 368 में सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक तो विशेष बहुमत का जिसके अंदर कुल सदस्यों का बहुमत, जो आपके उपस्थित और मत देने का जो अधिकार रखते हैं उसका 2/3 बहुमत। एक तरीका इसके अंदर ये तो बहुमत तो होगा ही होगा, प्लस आधे से अधिक जो राज्य है उनकी भी परमिशन या उनके द्वारा भी पास किया जाना चाहिए। ठीक है, 2 तरीके तो ये है। तीसरा एक तरीका जो 368 में नहीं है लेकिन हमारे संविधान में है, ये आर्टिकल 368 में नहीं लिखा गया, ये तो हमारा एक तरीका है परिवर्तन का। ये होता है सिर्फ साधारण बहुमत से, उसके अंदर विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, राज्यों के परमिशन की भी आवश्यकता नहीं होती। यानी संसद को न तो विशेष बहुमत की आवश्यकता है, भी उपस्थित है उनके 2/3 बहुमत है, कुल सदस्यों का जो बहुमत है उनकी वो आवश्यकता नहीं है। यानी वो साधारण से बहुमत के द्वारा, यानी बिल्कुल सरल तरीका है। ये क्या है? सरल तरीका है। यानी थोड़े से बहुमत, साधारण बहुमत से द्वारा भी वो क्या कर सकती है, संशोधन
कर सकती है। ये देखो, ये हार्ड तरीका है, ये कठिन तरीका है। इसका मतलब हमारे संविधान में सरलता और कठिनता का क्या है, मिश्रण है, यानी दोनों तरीकों को अपनाया गया है। यानी बिल्कुल सरल तरीका है साधारण बहुमत का, और साधारण बहुमत में थोड़े से बहुमत के द्वारा ही संसद क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करनी है। जैसे मान लो एक राज्य से तोड़कर उसको दो राज्य बनाने हैं, या दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना है, उसकी सीमा में बॉर्डर में परिवर्तन करना है, उसके बाद उसके नाम में परिवर्तन करना है, नए राज्य बनाने हैं। या कुछ राज्यों को, जैसे अब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर जो आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य था, उसको तोड़कर उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये प्रक्रिया क्या है, ये सिर्फ साधारण विधेयक से होती है। क्या होती है, वहाँ के राज्यों से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है संसद को। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 होते हैं, वो साधारण बहुमत में आते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से वो क्या कर सकता है, राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये है हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, जो शक्ति है, वो किसके पास है, संसद के पास है। ये तो हमारी बात हो गई जी। पहली बात क्या हुई, विशेष बहुमत चाहिए। दूसरी बात, विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की परमिशन चाहिए। तीसरी बात, साधारण बहुमत के साथ भी परिवर्तन कर सकता है। ये तो इससे संबंधित विशेषता हो गई। अब हम पढ़ते हैं संविधान संशोधन होता कैसे है, तो संसद किस प्रकार संविधान में संशोधन करती है, इसको पढ़ते हैं। देखो, जो संसद होती है उसके अंदर वही बात, क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वही तीनों के पास होना आवश्यक है। देखो, मान लेते हैं सबसे, ये किसी में भी पेश किया जा सकता है, ध्यान रखना। तो संविधान संशोधन विधेयक है, वो लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक भी लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। इस चीज को पढ़ चुके हम। तो ये लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको पहले लोकसभा में पेश किया गया। क्या किया गया, लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद ये यहाँ से पास हो गया। यहाँ से पास होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। जब ये राज्यसभा में जाता है ना, तो इसके अंदर जो शक्ति राज्यसभा के पास होती है, वो लोकसभा के बराबर की शक्ति होती है, ध्यान रखना। राज्यसभा के पास शक्ति किसके बराबर होती है, लोकसभा के। अगर ये इसको साइन करने से, हस्ताक्षर करने से मना कर दे, मना कर दे, ऐसी स्थिति में वो विधेयक ही खत्म हो जाता है, ध्यान रखना। वो विधेयक ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों में अगर वाद विवाद हो जाए, तो इसके अंदर भी संयुक्त बैठक नहीं होती, संयुक्त बैठक नहीं होती। तो यहाँ पर आप एक निर्णय क्या ले सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा, संयुक्त बैठक सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक में हो सकती है, न तो धन विधेयक में हो सकती, न संविधान संशोधन विधेयक में हो सकती। इसका मतलब एक लाइन तो आप स्पष्ट अपने किताब पर लिख लो, अपनी फेयर कॉपी लिख लो। संयुक्त बैठक होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो बैठक बुलाई जाती है, वो सिर्फ साधारण विधेयक में बुलाई जाती है, न तो वो धन विधेयक में बुलाई जा सकती, न वो संविधान संशोधन विधेयक में बुलाई जा सकती। ठीक है, पहली प्रक्रिया तो यहां पर हो गई। दूसरी बात ये लिख सकते हो, दूसरी बात कि जो संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक, उसके ऊपर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर की शक्ति है। क्या है, बराबर की शक्ति। इसके अंदर न तो लोकसभा पावरफुल है, न राज्यसभा पावरफुल है, दोनों बराबर की शक्ति रखते हैं। देखो, मैंने कहा लोकसभा में पेश किया, इसने मना कर दिया, विधेयक ही समाप्त हो गया। ये हो सकता है पहले राज्यसभा में पेश किया, यहाँ से पास होने के पास लोकसभा आया, इसने मना कर दिया, विधेयक ही समाप्त हो गया। यानी इसका मतलब ये नहीं कोई वाद विवाद नहीं है। अगर एक ने मना कर दिया, एक ने साइन नहीं किए, तो वो संविधान संशोधन विधेयक ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं। अब मान लेते हैं इसने मना नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया, साइन कर दिया, इसका मतलब इसने पास कर दिया। अब इसके पास पास करने के बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति भी क्या करता है, इसको पहली बार में हस्ताक्षर कर देता है, यानी इसको वापिस नहीं भेजता। राष्ट्रपति भी इसको वापिस नहीं भेजता, और जैसे ही उसके पास आएगा वो इसको साइन कर देगा, संविधान में संशोधन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, इसके अंदर बराबर की शक्ति है। अगर लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने मना किया, तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने मना किया, तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त
हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ इफेक्ट लिख देता हूं मैं, ध्यान रखना। हमने जो 3 कार्य पढ़े थे ना, इससे संबंधित मैं कुछ बातें आपको लिख देता हूं, थोड़ी सी बात ध्यान रखना आप। यहाँ मैं लिख देता हूँ साधारण विधेयक, और यहाँ लिख देता हूँ मैं धन विधेयक, और यहाँ लिख देता हूँ मैं संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, ध्यान रखना, ये लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, किसी में भी पेश किया जा सकता है। ये आप कहोगे सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, सिर्फ कहाँ किया जा सकता है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये राज्यसभा में पेश नहीं होता, राज्यसभा में पेश नहीं होता। सेकंड, हम इसकी बात करें, ये भी लोकसभा राज्यसभा किसी में भी या किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, सिंपल सी, इसके ऊपर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्यों बुलाई जाती है, अगर दोनों में विवाद हो जाए, यानी आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इसमें भी ये बात लिखोगे, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती या नहीं बुलाई जाती। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो आपकी क्लियर होती है, संयुक्त बैठक से साधारण विधेयक में बुलाई जा सकती है। दूसरी बात लिखें, इसमें लोकसभा शक्तिशाली होती है, लोकसभा शक्तिशाली होती है। क्यों होती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। इसमें भी लोकसभा शक्तिशाली होती है, इसमें तो आप पढ़ ही चुके हो, चर्चा कर चुके हैं हम, क्योंकि शक्ति सारी होती है वो लोकसभा के पास होती है, लोकसभा ही के अंदर पेश होता है, और राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन की शक्ति होती है। आप यहाँ लिख सकते हो, राज्यसभा के पास 14 दिन की शक्ति होती है, वो 14 दिन की देरी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता वो। यहाँ पर आप कह सकते हो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर की शक्ति होती है, दोनों के पास बराबर की शक्ति होती है। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर एक जना मना कर देता है, एक सदन अगर मना करेगा तो अपने आप में विधेयक समाप्त हो जाएगा, कोई संयुक्त बैठक नहीं होगी। देखो यहाँ पर आपने लोकसभा कैसे शक्तिशाली होती है, देखो मैंने आपको एक बात कही, यानी एक तो 6 माह के अंदर अंदर अगर मान लो राज्यसभा ने कोई विधेयक नहीं लौटाया, किसी ने नहीं लौटाया, यानी मान लो लोकसभा ने साइन नहीं किए क्योंकि पहले राज्यसभा में पास हुआ था, तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में। और वाद विवाद के अंदर क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और संयुक्त बैठक में क्या देखा जाता है, मत देखा जाता है, मतदान होता है। ठीक है, जिसके पक्ष में जाता है उसको पास मान लिया जाता है। अब मेरे को ये बताओ, लोकसभा में तो कितनी सीटें हैं अधिकतम, वर्तमान में 545 है, और राज्यसभा में 245 है। अब बताओ वोट किसके ज्यादा है, लोकसभा के ज्यादा है या राज्यसभा के ज्यादा है? सिंपल सी बात है, लोकसभा के ज्यादा है। इसका मतलब हमेशा संयुक्त बैठक में जीतता कौन है, लोकसभा जीतता है, हमेशा ही लोकसभा जीतती है। और आपको बता देता हूँ, अब तक सिर्फ 3 ही बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है राष्ट्रपति की, अब तक 3 ही बार संयुक्त बैठक की आवश्यकता पड़ी है कानून को पास करने की। ठीक है, तो इसमें जीतता कौन है, लोकसभा ही तो जीतती है, क्योंकि लोकसभा के पास ज्यादा मत है, ज्यादा वोट है उसके पास, राज्यसभा के पास कम। संयुक्त बैठक बुलाई जरूर है, लेकिन ज्यादा मत तो लोकसभा के पास ही है, ज्यादा सदस्य लोकसभा के हैं, तो लोकसभा जीतेगी श्योर है। तो इसके अंदर लोकसभा शक्तिशाली हुई, इसके अंदर तो लोकसभा होती शक्तिशाली है, क्योंकि सारा कुछ तो धन विधेयक से संबंधित कार्य होता है वो सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में तो कुछ होता ही नहीं है। और इसके अंदर दोनों बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर एक ने पास किया दूसरे ने मना कर दिया तो कोई संयुक्त बैठक नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है, सीधा विधेयक ही समाप्त है। पहले लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा ने मना किया, विधेयक समाप्त, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा ने मना किया, विधेयक समाप्त, यानी दोनों के पास बराबर की शक्ति है। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ मैं यह कहता हूँ संयुक्त बैठक कौन से विधेयक में बुलाई जाती है, आप आंसर दोगे सिर्फ साधारण विधेयक में। मैं आपको ये पूछता हूँ धन विधेयक के द्वारा, धन विधेयक में राज्यसभा के पास कितनी शक्तियाँ या क्या शक्ति है, आप कहोगे सिर्फ 14 दिन की देरी,
विधेयक को 14 दिन की देरी करने की शक्ति है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, ऐसा कौन सा विधेयक है जिसके अंदर राज्यसभा लोकसभा के पास बराबर शक्ति है? आप आंसर दोगे जी, संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है, विधेयक है, उसके अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास बराबर शक्ति है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कौन सा विधेयक होता है वो सिर्फ सरकारी विधेयक होता है, यानी मंत्री पेश कर सकते हैं? तो आप कहोगे जी, धन विधेयक को सिर्फ मंत्री पेश कर सकते हैं। यानी ये कुछ बातें जो आपको फैक्ट है जो आपको ध्यान है रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हम इससे संबंधित बात करेंगे। उसके बाद आपका एक शक्ति और आती है संसद की, उसको पढ़ते हैं, क्योंकि हम संसद के कार्य पढ़ रहे हैं ना। उसके अंदर 3 कार्य तो कर चुके हैं हम। संविधान विधेयक का कार्य कर चुके हैं हम, उसके बाद हमने धन विधेयक का कार्य किया, उसके बाद संविधान संशोधन का कार्य किया। तीसरा कार्य है इसका कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखो, हमने एक बात पढ़ी थी, हमारे यहाँ पर भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है, इसके अंदर कार्यपालिका व्यवस्थापिका आपस में जुड़ी होती है। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। क्यों होती है? क्योंकि कार्यपालिका का जो निर्माण होता है, कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से होता है? व्यवस्थापिका से होता है। कार्यपालिका निर्माण कहाँ से होता है? व्यवस्थापिका से होता है। इसका मतलब व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका बनती है, तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है। और आप इसके अंदर बात कर सकते हो, आप भी जो व्यवस्थापिका होती है, जो व्यवस्थापिका कौन है? संसद। जो संसद होती है, व्यवस्थापिका होती है, वो कार्यपालिका पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। इसके बारे में आपको यह बता देता हूं, जो हमारी कार्यपालिका है, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, वो जो संयुक्त रूप से, यानी आप कह सकते हो संयुक्त रूप में बोल देते हैं हम, संयुक्त रूप से जो उत्तरदायी है वो लोकसभा के प्रति है। संयुक्त रूप से उत्तरदायी है वो लोकसभा के प्रति है। यानी लोकसभा में जब तक उसका बहुमत रहेगा, जब तक वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद रहेगी, जैसे ही उसका बहुमत समाप्त होता है। इसका संयुक्त रूप से का अर्थ क्या होता है? संयुक्त रूप से ये होता है, अगर एक ही मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है, एक ही मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो पास हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। ये संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी सारे इकट्ठे उत्तरदायी माने जाते हैं वो। अगर एक ही मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया जाता है ना, जैसे मान लो सारे बीजेपी है या कांग्रेस है, उसके एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया और वो क्या हो गया? पास भी हो गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही वो पास होता है, तो पूरे मंत्रिपरिषद, जितनी उसकी मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, सबको क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। इसी कारण ये कहते हैं ये नाव की तरह है। अगर पूरी जब डूबती है तो पूरी नाव ही डूबती है, तो जब तैरती है तो सारे के सारी जो नाव के अंदर सदस्य होते हैं वो सारे तैरते हैं। ऐसे नहीं भी नाव के अंदर एक व्यक्ति डूब गया इसका मतलब और व्यक्ति बच गए, ऐसा नहीं है। जब वो डूबेगी तो सभी को लेकर डूबेगी और जब निकलेगी तो सभी को निकलेगी लेकर। ये स्थिति हमारे यहाँ संयुक्त जो रूप से उत्तरदायी की बात है। और आपसे प्रश्न पूछे जो हमारी कार्यपालिका है वो संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आप आंसर क्या दोगे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा कौन है? अरे संसद का एक अंग ही तो है, सदन ही तो है संसद का एक। इसका मतलब ये लोक कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। और ये जो कार्यपालिका पर नियंत्रण की है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम आगे क्लास लगाएंगे उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। नियंत्रण तो करती है, लेकिन किस प्रकार नियंत्रण करती है? जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है, ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित अतारांकित, कुछ प्रश्न के द्वारा भी क्या किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक इतना ही। थैंक यू।